Let go to start first lecture of CPC chemistry. ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं स्टोइकोमेट्री। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? स्टोइकोमेट्री। बेटा स्टोइकोमेट्री एकेडमिक के कोर्स में नहीं है। इस साल एकेडमिक के सिलेबस में स्टोइकोमेट्री को नहीं रखा गया है, जबकि कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। स्टोइकोमेट्री समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर स्टोइकोमेट्री हमारे नहीं समझ में आई तो बहुत सारे आगे 12th में भी चैप्टर आता है। सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स वगैरह वो हमको समझ में नहीं आता, कंपाउंड्स हमको बहुत अच्छे समझ में नहीं आते, नॉर्मेलिटी निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सारे एसिड बेस और जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आती है, ठीक है? तो स्टोइकोमेट्री क्लियर होना चाहिए किसी भी कैलकुलेशन के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्टोइकोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलते हैं, हम शुरू कर रहे हैं स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अब स्टोइकोमेट्री है क्या? ठीक है, तो स्टोइकियन प्लस मेट्रॉन, दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है? स्टोइकियन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, और स्टोइकियन का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, अब बात आ रही है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कौन सी चीज़ करनी है। तो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में, कोई सा भी रिएक्शन ले रहे हैं, सपोज करिए ए है, बी से रिएक्ट किया, सी किया, या 2 से रिएक्ट किया, सी बना रहा है, ठीक है? तो ए के जितनी मोल है, ए के आगे कितना है बेटा? 1, बी के आगे कितना है? 2, सी के आगे कितना है? 1। ये कहलाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यही तो मल्टीपल्स हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो स्टोइकोमेट्रॉन यानी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो कितने मल्टीपल है? तो बी के 2 मल्टीपल है, ए के सिंगल मल्टीपल है, सी का सिंगल मल्टीपल है। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही समझिए, ठीक है? बहुत आसान चीज़ें समझनी चाहिए, बहुत टेक्निकल बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मोल्स आगे लिखे रहते हैं उन्हीं को कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक? दूसरा टर्म आता है स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। अब बेटा स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है? स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स जो वैलेंसी के अकॉर्डिंगली लिखे गए हों, जैसे होना चाहिए। जैसे अब बेटा मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3, हम लोग जानते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2, ये हम जानते हैं। यानी इसकी वैलेंसी हो गई 2 ऑक्सीजन की, और जो एल्युमिनियम उसकी होगी 3। तो हम लोग क्या करते थे? कंपाउंड लिखते समय वैलेंसी ट्रांसफर कर देते थे। तो क्या बन गया? Al2O3। तो जो इस तरीके से कंपाउंड बने उसे कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। जैसे Fe है, ठीक है, O है, तो Fe की 2 वैलेंसी होती है, एक 2 और एक 3। अब सपोज करिए इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है? तो 2 इसको ट्रांसफ़र किया, 2 इसको, भाई यहाँ पे मान लिया +2 और ये -2, ठीक है? तो 2 दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया, इसका 2 इसको ट्रांसफ़र किया, इसका 2 इसको ट्रांसफ़र किया, क्या बन गया? Fe2O2, इट मीन्स FeO, ठीक है? इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड। इसे क्या कह दिया हमने? फेरस ऑक्साइड। ये बिल्कुल स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, जैसा वैलेंसी था उसे के अकॉर्डिंगली चला, ठीक है? अब अगर सपोज करिए हमने Fe+3 ले लिया और ऑक्सीजन को -2 ले लिया, तो ये 2 हो गया ऑक्सीजन का और 3 वैलेंसी होगी किसकी? आयरन की। हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या बन गया? Fe2O3, ये बन गया, Fe2O3 बन गया। ये भी स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है? क्या है ये? स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। अब अगर हम आपके पास लिखते हैं Fe3O4, एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया। अब अगर हम ये सोचें कि 4 ऑक्सीजन के साथ लगा तो 4 कहाँ से गया होगा? आयरन से। ये 4 यहाँ गया, और 3 इसके साथ लगा, 3 कहाँ से गया होगा? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 कब से होने लगी? आयरन की वैलेंसी 4 कब से होने लगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, ये वैलेंसी इस पर क्या था? +2, यहाँ वैलेंसी क्या था? +3।
तो ये क्या था, फेरस ऑक्साइड, इसे क्या बोला हमने, फेरिक ऑक्साइड। ये है फेरस ऑक्साइड, हमने यहाँ पे क्या बोला इसको, इसको हमने कहा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहें, +4 कब से होने लगा, +4 तो किसी का होता नहीं है, फिर +4 कहाँ से आ गया, +4 तो किसी का नहीं होता। सोचिए, तो इस कंपाउंड को क्या कहने वाले हैं आप, क्या बोलेंगे इसको, तो ये आपका हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा ये, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएगा, यानी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली लिखा ही नहीं है। ठीक है, जैसी वैलेंसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन नहीं है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंगली ये नहीं लिखा है, तो इसको कहीं क्या, एक्चुअली ये आया कहाँ से, बना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आयरन +2 वाला था, ऑक्सीजन था, हम बात कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड की। ठीक है, फिर आयरन +3 वाला था, ऑक्सीजन +2 का था, आयरन +2, ऑक्सीजन -2, आयरन +2, ऑक्सीजन -2, मान लीजिए ऐसे है। तो जरा बताएंगे Fe कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया, FeO, जितने प्लस उतने माइनस, ये हमारा हो गया फेरस ऑक्साइड। क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। अब किसी प्रॉब्लम से, सपोज करिए हीट करने से, किसी प्रॉब्लम से एक आयरन अपना प्लेस छोड़ के भाग गया, क्रिस्टल से गायब हो गया, एक आयरन क्रिस्टल से निकल के चला गया, किसका क्रिस्टल था, फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल था। फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में किसी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो हीट की वजह से या किसी डिफेक्ट की वजह से, ये जो क्रिस्टल था हमारा वो गड़बड़ हो गया, डिफेक्टिव हो गया, ये उसमें हुआ ये कि आयरन निकल के भाग गया। ठीक, अब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, दो प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम ये कि जरा बताएंगे आयरन अब कितना रह गया, तो आयरन हो गया कितने, 5, आयरन कितना हो गया 5, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। फिर यही वाली कहानी जनरेट हो गई कि अगर ऑक्सीजन के साथ 6 हमने लगाया है तो क्या ये 6 वैलेंसी आयरन की गई थी, ये हमने आयरन के साथ 5 लगाया तो क्या ऑक्सीजन की 5 वैलेंसी गई थी, तो ये कैसा बन गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। पर प्रॉब्लम ये है चार्ज तो डिसबैलेंस है, पॉजिटिव कम है नेगेटिव ज़्यादा है, यानी इस पूरे पे -2 चार्ज आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो आसपास के आयरन ने, यानी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल कोई भी अपने आप को करना चाहेगा, ये भी अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आसपास के दो आयरन अपनी एक वैलेंसी को इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे एक वैलेंसी को, क्योंकि ये बढ़ा सकते हैं, इनका +2 +3 दोनों होता है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो आयरन ने अपनी अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर लिया, तो ये चार्ज अब न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो कैसे बना, ये समझ में आ गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कैसे बना, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है समझने में, ठीक है, तो बेटा इतना क्लियर होना चाहिए, डाउट सारा क्लियर होना चाहिए। जो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, कोशिश करिएगा ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इतना समझने में, तो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं, क्लियर हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए एक टर्म इसी स्टोइकियोमेट्री में ही आता है, रिएक्शन को लेके कि आखिर रिएक्शन होता कैसे है। क्वांटिटेटिव रिलेशन है ना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशन है, तो इसी में ये बात भी शामिल होगी कि आखिर कोई रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशन कैसे है किसी रिएक्शन में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा, एक लॉ आया था, कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत ही बढ़िया लॉ है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ क्या बोलता है,
ये कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट का, किसी का भी वन इक्विवेलेंट दूसरे के वन ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। किसी का वन इक्विवेलेंट दूसरे के वन इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। बहुत बड़ी बात थी, याद रखिएगा। किसी का 1 मोल दूसरे के 1 मोल से रिएक्ट करेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर इक्विवेलेंट में फिक्स है, किसी का 1 इक्विवेलेंट दूसरे के 1 इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। तो पहले जो क्वेश्चंस आया करते थे वो सब कुछ लगभग इक्विवेलेंट्स पे ही आया करते थे, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो स्टोइकियोमेट्री था वो बहुत वास्ट एरिया था, ठीक है। मोल वोल का बहुत कम रोल हुआ करता था, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, बहुत कुछ होने लगा है। पर ये कितना अच्छा, कितना सटीक कह दिया कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो किसी का 1 इक्विवेलेंट दूसरे के 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। बहुत अच्छी बात बताई गई, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी बात आई ना, 1 इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, ठीक। तो समझते हैं जरा, जो मोलर मास होता है, ठीक है, किसी का भी जो मोलर मास होता है उसे 1 मोल कहते हैं। इसी तरह से किसी का भी जो इक्विवेलेंट मास होता है उसे हम 1 इक्विवेलेंट कहते हैं। अब ये मोलर मास तो आपको समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट मास आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस पहले इतना 1 बाय 1 स्टेप हम लोग चढ़ेंगे, एक एक करके सीढ़ी हम ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। मोलर मास किसी का जितना होता है उसे 1 मोल कहते हैं। जैसे सपोज करिए कार्बन है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 12 ग्राम जो है, ठीक है, 12 ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट जितना होगा, मान लीजिए 3 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, तो 3 ग्राम को हम 1 इक्विवेलेंट कहेंगे। 3 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट कहेंगे। एक हमने ऐसे माना, भी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई कि मोलर मास को 1 मोल कहते हैं और इक्विवेलेंट मास किसी का जितना होता है उसे 1 इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अब बात आ रही इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इसको निकालें कैसे। तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो, जब किसी का इक्विवेलेंट डिसाइड करना था कि किसी का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले एक जो स्टैंडर्ड लिया गया वो हाइड्रोजन को लिया गया, क्योंकि सबसे हल्का होता है जनरली, इसलिए हाइड्रोजन को लिया गया। कहा गया कि हाइड्रोजन का 1 पार्ट यानी 1 ग्राम किसी भी दूसरे एलिमेंट के जितने भी ग्राम से, जितने भी पार्ट से रिएक्ट करेगा वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, भाई HCl बनाया है, ठीक है, तो इसमें जो 1 ग्राम है, ठीक है, कितने से रिएक्ट किया, 35.5 ग्राम से, तो 35.5 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। बात समझ में आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 35.5, इसी को हम कह देंगे 1 इक्विवेलेंट, और इसका मोलर मास भी 35.5 ही होता है, तो इसी को 1 मोल भी कह देंगे। इस केस में, क्लोरीन के केस में जो 1 इक्विवेलेंट होता है उतना ही 1 मोल भी होता है। अब जरा बात करें हम वाटर में, तो इसका जो 2 ग्राम है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट किए है कि नहीं किए, तो इसका हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से, तो 8 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम इज वो मोलर मास यानी कि 1 मोल, ठीक है, और 8 ग्राम मतलब 1 इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट मास है। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 8 ग्राम। तो देखो 1 इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, सही है। 1 इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, सही है, पर 1 मोल दूसरे के 1 मोल से रिएक्ट करता है, गलत है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ गया। एक इक्विवेलेंट दूसरे के एक ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 इसके 8 से ही रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 इसके 16 से रिएक्ट किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंट वेट जितना भी होता है उसे 1 इक्विवेलेंट कहते हैं, और मोलर मास जितना होता है उसे 1 मोल कहते हैं, ठीक। अब स्टैंडर्ड क्या था, हाइड्रोजन का 1 पार्ट यानी 1 ग्राम किसी भी दूसरे एलिमेंट के जितने से भी रिएक्ट करेगा उसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट, क्लियर। ऐसे ही इसके बाद देखा गया क्लोरीन का स्टैंडर्ड बनाया गया। क्लोरीन का 35.5, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे रिएक्ट करता नहीं है,
तो क्लोरीन भी रिएक्टिव है, उसको ले लिया गया। ऑक्सीजन रिएक्टिव है, उसको भी ले लिया गया। तो ऑक्सीजन का है 8 पार्ट, किसी भी दूसरे एलिमेंट के जितने पार्ट से रिएक्ट करेगा, जितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, और वही होगा 1 इक्विवेलेंट। क्लोरीन का 35.5 ग्राम किसी दूसरे के जितने से भी रिएक्ट करेगा, जितने से भी रिएक्ट कर ले, उसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट वेट समझ में आया। अभी हम अलग अलग निकालेंगे, हम अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग चीज़ों का निकालेंगे अभी हम। फिलहाल इन जनरल मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 डेफिनेशन बनाए गए, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ये नहीं आपसे पूछेगा कौन कौन स्टैंडर्ड था, क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे इक्विवेलेंट वेट की बात करेगा, इक्विवेलेंट की बात करेगा, खासकर इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन की बात करता है। अब तो इक्विवेलेंट्स वगैरह भी नहीं डायरेक्टली पूछे जाते, सीधे एप्लीकेशन आता है, इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसी एटम का, मान ले कोई एलिमेंट दिया हुआ है आपको, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी एटम मान लीजिए दिया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। पहला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम। किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा, एटम के केस में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। ये हो जाएगा, सब आसान है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो पहला एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन ही दे दिया, तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 1 ग्राम। मान लीजिए दूसरी हम बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए क्लोरीन का। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 ग्राम, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। यहाँ साइन से नहीं मतलब है, साइन नहीं लेते, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 35.5 ग्राम। इसी तरह से मैं अगर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट लूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, वैलेंसी कितनी होती है 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 8, ये देखो यहीं आया 8 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 8 ग्राम। तो 1 ग्राम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1 इक्विवेलेंट, दिस इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, दिस इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से आप किसी का भी कर लीजिए, किसी का भी, ठीक है। मान लीजिए इसी तरीके से हम निकाल रहे हैं एल्युमिनियम का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, इसका मोलर मास, किसी एटम का मोलर मास अपॉन 3 m/3 हो जाएगा। सही है ना, +3 चार्ज होता है, तो मास कितना होता है इसका 27/3। ठीक है, इसी तरीके से किसी का भी और ले लें हम, कोई भी और हो गया, ठीक है, किसी का भी, किसी भी एटम का निकाल सकते हैं, कोई भी एटम रहे किसी का भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। ठीक है, कोई एटम है तो ऐसे निकालेंगे। अब सपोज करिए कोई आयन है, तो उसका कैसे निकालेंगे। पहले हम छोटे छोटे को ले रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये छोटे छोटे वाले जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इनको बस लाइटली इनको लेते हैं, इनका एप्लीकेशन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सेकंड केस हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। ठीक है, तो आयंस के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, आयनिक मास अपॉन चार्ज। ठीक है, याद रखना टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जब आयन है तो एक ही चार्ज होगा ही, टोटल चार्ज सीधे लेते हैं। जब आयन है तो आयन पे तो एक ही चार्ज होगा ना, तो सीधा कोई भी एक सा चार्ज ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ डबल-, तो क्या करना है हमको, इसका आयनिक मास तो बटा आयनिक मास तो 16 ही होगा, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, /2। ठीक है, या सीधे बोलूँ तो m/2 का मतलब 16/2 मतलब 8। दूसरा ले लो, अगर इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है CO3 डबल-, तो पूरा CO3 का मास ले लिए, कार्बोनेट आयन है, अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब CO3 का मास कितना होता है 16 3 जा 48, और 48 + 12, 48 + 12 कितना हो गया, 48 में 2 ऐड कर दोगे 50, 60 हो गया। ठीक है,
तो 60/2। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। अगर हमको निकालना है मान लो जब PO4 ट्रिपल माइनस का, तो क्या हो जाएगा m/3 मोलिकुलर मास बाई 3, यानी आयनिक मास उसी को। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? बहुत आसान है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए। सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, थर्ड जरा बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, जो भी सॉल्ट है, ठीक है, यानी मोलर मास या मोलिकुलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्योंकि किसी भी सॉल्ट में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। आयन तो है नहीं, आयन होगा तो वैसे निकालेंगे। आयन तो है नहीं, NaCl है, Na में सिंगल प्लस होता है, सिंगल माइनस होता है। तो कोई एक लेना है, दोनों चार्ज नहीं ऐड कर देने आपने। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सपोज करिए इक्विवेलेंट वेट अगर मैं NaCl का निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मोलर मास ले लिया, अपॉन 1 होगा, सिंगल प्लस है सिंगल माइनस है, तो कोई एक आपको लेना है। ठीक है, इसका मास हो जाएगा 58.5 अपॉन 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 58.5। अरे भाई सोडियम कितना 23 और 35.5, 58.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं MgO की बात करूं, ठीक है, तो MgO मोलिकुलर मास बाई 2, Mg पे डबल प्लस होता है, O पे डबल माइनस होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर किसी की बात करूं, Na3PO4 की बात करूं, ठीक है, किसी भी सॉल्ट की बात करूं, तो क्या हो जाएगा m/3। इसी तरह मैं अगर एलम की बात करूं, ठीक है, खासकर मैं अगर पोटाश एलम की बात करूं, तो आप लोग बताइए ज़रा, पोटाश एलम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, कितना होगा? बहुत अच्छा वर्क है ये। यही वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके पहले कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैलकुलेट करिए और फिर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो कितना होता है यहाँ बेटा 8 होगा। कैसे होगा, काउंट कर लो। क्या होता है पोटाश एलम का फॉर्मूला Al2O3। ठीक है, Al2O3 सॉरी K2SO4, क्या भाई K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। यही हुआ। अब आंस देखो कितने निकले, तो क्या निकला यहाँ बेटा 2 पोटेशियम निकला, 1 सल्फेट आयन निकला। ठीक है, यहाँ से क्या निकला 2 एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस निकला। ठीक है, और 3 सल्फेट आयन निकले। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट करो, 2 चार्ज 2 और 3 2 जा 6, तो 6 2 8। नेगेटिव ले लो, 2 है, 1 सल्फेट पे 3 सल्फेट है, 6 माइनस हो गया, और 1 सल्फेट पे यहाँ 2 माइनस हो गया। तो कितना, अब वाटर थोड़ी ना आयन में टूटेगा, वाटर थोड़े ना आयन में टूटेगा। H प्लस और OH माइनस लेके टहल रहे हैं आप, वाटर नहीं टूटता। वाटर पानी में डालो, पानी में डालोगे आयन में टूट जाएगा, नहीं ब्रेक करता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा m/8। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, एटम का पढ़ लिया, किसी एलिमेंट का एटम का पढ़ लिया, हमने सॉल्ट का पढ़ लिया, और हमने किसी आयनिक कंपाउंड का पढ़ लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट आना शुरू होगा, वो इम्पॉर्टेंट आना शुरू हो रहा है एसिड और बेस का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वास्ट है। ठीक है, तो बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में काउंट करेंगे। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करेंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर अगला जो हमारा आएगा इस पर, ठीक है, उस पर डिटेल इस पर चलने वाले हैं। कोई डाउट? ठीक है।